वेलकम टू AR मैथमेटिक्स क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पर हम लोग लीनियर इक्वेशन का पेयर पढ़ेंगे। तो पूरे टॉपिक को आप ये कह सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये क्लास उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिनका क्लास छूटा हुआ है, और जो लोग देर से क्लास को ज्वाइन किए हैं, 1 या 2 दिन उनको हुआ है ज्वाइन किए हुए, और ये टॉपिक उनका छूट गया है, 2-3 क्लास उनका छूटा हुआ है। तो आज लगभग आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और पूरा कवर हो जाएगा पीछे जो भी आपका छूट गया है। तो ज़रा सा आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, तो पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। इसमें जो अलग अलग मेथड्स है सॉल्व करने को वो भी सीखेंगे और कंसेप्ट को भी हम लोग सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो हेडिंग डालेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पर जो क्लास 10th में आपको पढ़ना है वो 2 वेरिएबल्स में पढ़ना है। इससे पहले आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं सिंगल वेरिएबल में। इसको बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पर जो पढ़ना है उसका नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ हम हिंदी में भी लिख देते हैं 2 चर वाले, चरों भी लिख सकते हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो समीकरण युग्म भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले उसको हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक्स को धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले जो इसका नाम है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानिएगा कोई इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है। 1 मिनट, चलिए, थोड़ा सा अनाउंसमेंट वाली गाड़ी आ गई थी तो इसलिए मैंने रोक दिया था वीडियो को। तो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कोई इक्वेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ठीक है। दूसरी बात, कैसे पहचानेंगे कोई इक्वेशन है कि नहीं है। तो इक्वेशन तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम लोग समीकरण। तो समीकरण में कुछ नहीं, इसको पहचानना तो एकदम आसान होता है। समीकरण में कुछ LHS पार्ट होता है, कुछ RHS पार्ट होता है। जैसे मैंने लिखा है ऐसे करके 2x प्लस में 3y बराबर 0। तो ये एक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक LHS पार्ट है, एक RHS पार्ट है। तो इसी को बोलते हैं समीकरण, यानी कि इक्वेशन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस में 3y बराबर 7। तो क्या ये एक समीकरण है। तो आप बोलिएगा हाँ सर, ये भी एक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक LHS पार्ट है और एक क्या है बोलिए RHS पार्ट है। तो समीकरण को पहचानने का एकदम ईजी तरीका क्या है कि उसके लेफ्ट में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, राइट में लिखा रहेगा। तो देखो, लेफ्ट में हमारे पास x है, राइट में 2 है। इसको इधर बुला लेंगे, देखने में अच्छा लगेगा। तो x - 2 बराबर 0, तो ये भी एक इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, उसके लेफ्ट साइड में कुछ होगा, राइट साइड में कुछ होगा, दोनों ही तरफ कुछ ना कुछ होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। अब सवाल है कि सर यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि कोई इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है ना। इक्वेशन कैसा है, लीनियर। अब वेरिएबल्स क्या होता है, तो इन सब चीज़ को भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस में 3 बराबर 0। तो ये एक इक्वेशन है, इसको तो हमने पहचान लिया। तो इक्वेशन में आपको चेक करना है, ये जो x है इसको बोलते हैं वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितना है। तो वेरिएबल पर अगर मैक्सिमम पावर 1 है, तो ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन। अब एक भी वेरिएबल हो सकता है, इसमें 2 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर चेक कीजिए 2x प्लस 3y बराबर 7 है, तो x पर भी पावर में 1 है, y पर भी पावर कितना है बोलिए, 1 है। 2 टर्म हमारे पास होता है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में चर, इसको बोलते हैं औचर। चर का मतलब क्या हुआ, वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग चर राशि, है ना। वेरिएबल जैसे x, जैसे y,
जैसे z, इसको बोलते हैं हम लोग चर राशि। जैसे x का मान कभी 3 हो जाएगा, x का मान कभी 4 हो जाएगा, x का मान कभी -1 हो जाएगा, मतलब बदलता रहता है सिचुएशन के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से। y का मान कभी 5 हो जाएगा, y का मान कभी 0 हो जाएगा, y का मान कभी 7 हो जाएगा, तो y का भी मान बदल रहा है। z का मान कभी 1 हो जाएगा, z का मान कभी 5 हो जाएगा, z का मान कभी 3 हो जाएगा। तो जिसका मान बदलता रहता है उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल, और जो नहीं बदलता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे a बराबर 5 फिक्स हो गया कांस्टेंट, जैसे 5, 7, 9, 10, 8 ये सब क्या है बोलिए, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब सीधा समझ एक नंबर, जो 5 है तो 5 ही रहेगा, 5 का मतलब 5 ही होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन x का मतलब क्या होता है, x का मतलब 5 भी हो सकता है, x का मतलब 7 भी हो सकता है, x का मतलब 3 भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर x का मान क्या निकलेगा। तो इसका मान बदलता रहता है, तो जिस राशि का मान बदलता रहता है उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल, और जो नहीं बदलता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब देखिए इक्वेशन में दो चीज़ होता है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो ज़रा सा हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ 2x प्लस में 3 बराबर 0, तो देखिए तो यहाँ पर ये x जो है ये है वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल यानी कि चर राशि, चर। अब वेरिएबल का पावर कितना देखिए 1 है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग रैखिक समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसका डिग्री कितना हो 1 हो, वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितना हो 1 हो। और यहाँ पर देखो दो कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट यहाँ पर 3 है और एक आगे में ये नंबर है। तो वो नंबर, वो कांस्टेंट जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको, कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो हम पूछेंगे x का कॉफिशिएंट क्या होगा, या ऐसे ले लेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट क्या है, तो ये है 2। x का गुणांक हिंदी में बोलेंगे, x का गुणांक कितना है जी, तो 2 है। यानी कि x के गुना में कितना लिखा हुआ है, तो x के गुना में 2 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना हो गया, 2 हो गया, x का गुणांक। फिर अब लिखने की जरूरत नहीं है x। चलिए यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉर्मल कांस्टेंट। तो 3 क्या है, 3 एक तरह का कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर 3 चीज़ हो गया, एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल के साथ जो गुना में नंबर होता है एक फिक्स्ड नंबर उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट, और एक हमारे पास डायरेक्ट नंबर होता है जिसमें वेरिएबल वगैरह लिखा हुआ नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ कांस्टेंट कितना हो जाएगा 3, इसी को बोलते हैं अचर राशि। यानी कि यहाँ पर मान किसका बदलेगा, मान बदलेगा x का। ये 3 अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, 2 अपनी जगह पर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये सब बदलने वाला नहीं है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं थोड़ा सा हम इसके। तो ज़रा सा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3x प्लस में 4y प्लस में 7 बराबर 0। तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर 2 चर है, यानी कि एक x है और दूसरा क्या है, y है। वेरिएबल्स कितना है यहाँ पर 2 है, तो x और y क्या हो गया यहाँ पर बोलिए, वेरिएबल्स जिसका मान बदलेगा, जिसका मान हम लोग निकालेंगे। और 3 और 4, तो 3 क्या है देखिए, 3 जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ x है। अगर कोई पूछेगा बताओ कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, ये 3 हो गया। उसी तरह से अगर कोई पूछेगा बताओ कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ y, तो y के साथ गुना में कितना है, देखिए y के साथ गुना में कितना है बोलिए, 4 है। तो y का कॉफिशिएंट कितना हो गया, 4 हो गया, ये है 4। तो 4 क्या है बताइए, ये है कॉफिशिएंट ऑफ y, इसको बोलते हैं y का गुणांक। उसी तरह से अगर हम पूछेंगे बताओ 7 क्या है, तो आप बोलिएगा सर 7 सीधा सीधा है कांस्टेंट टर्म। तो किसी भी इक्वेशन में 2-3 चीज़ होता है, LHS पार्ट होगा, RHS पार्ट होगा, कुछ वेरिएबल्स होगा, कॉफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो ऐसे आप पहचानिएगा। कैसे पहचानें कोई इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है, तो चेक करेंगे यहाँ पर वेरिएबल जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होना चाहिए। तो देखिए x पर पावर भी 1 है और y पर पावर भी 1 है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, जो आप लोग क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण, थोड़ा सा पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर आ जाएंगे हम लोग तुरंत से 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर। तो इसको ज़रा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। आप इसको नंबरिंग करके लिख सकते हैं। सबसे पहले नंबर समझना इक्वेशन क्या होता है ना। इक्वेशन के बाद ये सारा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे, ये भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन के अंदर क्या होता है, तो 5वां नंबर पॉइंट में वेरिएबल होता है और क्या होता है बोलिए, कांस्टेंट होता है। 2 चीज़ होता है इक्वेशन के अंदर, इसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा। अगर ये हमारे पास इक्वेशन है तो इसमें x वेरिएबल है, x का कॉफिशिएंट कितना है, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो 2 है। x का गुणांक कितना है, तो 2 है। हिंदी में बोलते हैं x का गुणांक, तो ये कितना हो गया, x का गुणांक 2 हो गया। कांस्टेंट टर्म कितना है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 3 है।
उसी का जैसा यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला इक्वेशन है और रैखिक है। रैखिक आप देख पा रहे हैं चूँकि यहाँ पर x पर मैक्सिमम पावर 1 है। अब देखिए अगर हम आपसे पूछेंगे एक थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं, अगर लिखा हुआ 4x² प्लस में 5, मैंने पूछा क्या ये इक्वेशन है, तो यस सर इक्वेशन है। इसमें x² का कोफिशिएंट 4 होगा, 5 कांस्टेंट टर्म है, लेकिन क्या ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है? तो आप बोलेंगे सर ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ पर चमक रहा है क्या? एक मिनट। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं हम 4x² और प्लस में 5। तो क्या अगर इस इक्वेशन को पूछेंगे क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर नहीं है। लीनियर क्यों नहीं होगा? क्योंकि x पर मैक्सिमम पावर इसका कितना है, देखिए 2 है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा जो आपको बाद में पढ़ना है। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण जिसमें 2 हो। अगर घात 1 होता है, क्योंकि आप लोग डिग्री पढ़े हुए हैं, पॉलिनोमियल 9th में ही पढ़ना था थोड़ा सा, तो पॉलिनोमियल आप पढ़े हुए हैं, तो डिग्री इसका 1 जब होता है, किसी इक्वेशन का डिग्री 1 होता है, तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज नॉट लीनियर इक्वेशन, नॉट लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसी तरह से अगर मैंने पूछा आपसे बताइए 4x² और प्लस में 5y² प्लस में 9 बराबर 0, आप बोलिएगा सर इसका चेहरा तो मैच करता है, तो मैच तो कर रहा है, लेकिन ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर x पर स्क्वायर है, y पर स्क्वायर है, सब कुछ है, ये इक्वेशन भी है, लेकिन इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि x पर भी पावर 2 है, y पर भी पावर 2 है, कहीं भी अगर x और y पर पावर 2 लग गया तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर नहीं होगा। रैखिक इसलिए इसका नाम है कि जब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो एक रेखा में आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है, इसीलिए इसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्योंकि जब इस तरह के इक्वेशन का जब ग्राफ खींचते हैं, धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा तो ये आएगा एकदम एक स्ट्रेट लाइन, इसका ये ग्राफ है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास 9 के थोड़ा सा बेसिक से, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आप पढ़ के आए। तो थोड़ा सा पहले उसका डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग जस्ट तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं। तो ए नंबर स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन, पूरा लिख देते हैं, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाला वाले रैखिक समीकरण। तो आपको आइडिया लग गया, एक चर वाला मतलब क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल इसमें वन होगा तो या तो इसमें x आएगा, या तो y आएगा, या तो z आएगा। तीनों एक साथ कभी नहीं आएगा, या दो भी एक साथ कभी भी नहीं आएगा। एक चर साफ साफ लिखा हुआ है, वन वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में। तो पहला एग्जांपल कैसा हो सकता है ज़रा देखिए। तो आप बोलेंगे सर ये हो सकता है 4x प्लस में 3 बराबर 0। चेक कीजिए तो इसमें x है, एक वेरिएबल है, x पर पावर 1 है, तो कितना हो गया? ये लीनियर हो गया। अगर पूछेंगे बताओ यहाँ पर वेरिएबल कितने कौन सा है, तो वेरिएबल x है। कॉफिशिएंट कितना है? x का कॉफिशिएंट तो 4 है, और 3 क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है? यस सर बिल्कुल है। उसी तरह से मैंने कहा 3x प्लस में 4 बराबर 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में? तो बिल्कुल है। तो जो जर्नल फॉर्म होता है, द जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए एक वेरिएबल में जो जर्नल फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, देखिए ax प्लस में b बराबर 0, वेयर जहाँ के जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, है ना, ये x वाला पार्ट ही आउट हो जाएगा। यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम्पल जैसे आपसे कहे एग्ज़ाम्पल, तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ऐसा लिख सकते हैं सर, 5x माइनस में 10 बराबर 0। चेक कीजिए क्या ये लीनियर इक्वेशन है, इसी फॉर्म में है। अगर पूछेंगे बताओ यहाँ हेयर a का मान कितना है, तो आप बोलिएगा सर a बराबर, इससे कंपेयर करेंगे 5 है सर। b बराबर कितना है, तो आप बोलिएगा सर -10 है। तो a का मतलब x के साथ जो गुना में है, यानी कि x का कॉफिशिएंट पूछेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, बोलिए कॉफिशिएंट ऑफ x के साथ गुना में कितना, तो 5 है। x के साथ गुना में कितना, तो a है। यहाँ x का कॉफिशिएंट a है। कांस्टेंट टर्म कितना है,
कांस्टेंट टर्म कितना है, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास कौन सा हो गया, -10 हो गया, -10 हो गया। ऐसे ही पहचाना जाता है जो आपको पता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका दूसरा टर्म जिसका नाम है इसका सॉल्यूशन। यहाँ दिख रहा है आपको, 1 मिनट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो हम तो पहचान गए कि सर लीनियर इक्वेशन जो 1 वेरिएबल में होता है वो इस तरह का होता है, 2x + 3y इस टाइप का होगा। अब इसकी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सर इसका हल क्या होता है, हल की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें, यही इक्वेशन के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, 5x - में 10 = 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है किसमें, 2 वेरिएबल्स में। तो अगर हम आपसे ये कहें कि बताइए तो x का कौन सा ऐसा मान यहाँ पर रख दें हम कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, संतुष्ट कर दे, यानी कि जब x का मान रखेंगे तो बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आप बोलिएगा सर x के जगह पर अगर हम यहाँ पर रख देते हैं 2, तो देन देखिए तो क्या होगा, 5 × 2, x के जगह पर कितना रखेंगे, 2, अब -10 तो कितना हो गया, 10 - 10, तो 10 - 10 करके कितना हो गया, देखिए 0, यानी कि आ गया हमारे पास क्या, RHS पार्ट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x का ये वाला मान इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। द वैल्यू ऑफ x = 2 satisfied the above equation, यानी कि x = 2 क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो जो मान x का इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो कहलाता है इसका हल, यानी कि सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। अच्छा देखो, x का कोई खास ही मान इसको 0 बनाएगा, सब मान नहीं बढ़ाएगा। जैसे आपके मन में चल रहा होगा सर अगर x का मान हम 3 रख देंगे तो क्या होगा, तो चेक करके देख लीजिए, x का मान अगर 3 रख दीजिएगा यहाँ पर तो 5 × 3 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 15 - 10, यानी कि यहाँ 5 हो गया, तो नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं आया। इसका मतलब इस इक्वेशन को इसने संतुष्ट नहीं किया। तो x का मान 3 रखने पर 0 नहीं आ रहा है, x का मान 1 रखने पर भी 0 नहीं आ रहा है, लेकिन x का मान जब 2 रख रहे हैं तो LHS बराबर क्या आ जा रहा है, RHS, यानी संतुष्ट कर जा रहा है, सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो x का वो मान जो इस इक्वेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है, वो कहलाता है इसका सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे, द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x का वो खास मान, x का वो खास मतलब पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन, जो दिए गए इक्वेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन, वही कहलाता है इसका सॉल्यूशन। तो दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने कहा, एग्जांपल एक और ज़रा सा पकड़ते हैं, ज़रा सा इसको देखिए तो 2x और -4 = 0। बताइए x का कौन सा ऐसा मान रख दें कि यहाँ पर LHS को RHS के बराबर कर देगा ये। तो आप बोलिएगा सर x = 2 रख के देखिए। तो x बराबर जैसे 2 रखेंगे तो देन क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 × 2, x के जगह पर 2 रखेंगे, अब -4। तो ज़रा देखो तो यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 4 - 4, 4 - 4 कट के कितना हो गया, बोलिए 0 हो गया। तो क्या ये LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि x का मान 2 जब रख रहे हैं तो इस समीकरण को क्या कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब बोलेंगे कि x का मान 2 जो है इस इक्वेशन का क्या हो गया है, सॉल्यूशन हो गया। निकालने का भी तरीका है, आप चाहें तो इसको आराम से निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका बचपन में आप सीखे हुए हैं। देखिए 2x - 4 = 0 है, तो x का मान निकालना है तो 4 को उधर कर देंगे, x बराबर होगा 4/2, अब काट देंगे तो हो जाएगा 2। तो x = 2 ये वही मान है, जब यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 0 आ जाएगा। यानी कि निकालने का आसान सा तरीका, आपसे बोले कि अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में इसको सॉल्व करना है जी, तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर ये था 1 और ये था एग्ज़ाम्पल नंबर 2, और यहाँ ले लेते हैं 3। जैसे आपसे कहा गया 3x + 4 = 0, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन के लिए सीधा आप बोलेंगे सर हमको x का मान निकालना है, x में यहाँ पर क्या रख देंगे कि 0 आ जाएगा। तो देखो 3x = -4, तो x बराबर कितना होगा, -4/3, यानी कि x का मान अगर आप -4/3 यहाँ रख दीजिएगा तो इस इक्वेशन को क्या कर देगा, ये संतुष्ट कर देगा। तो जो संतुष्ट करता है मान वही कहलाता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है कि x
का जो मान इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा वही कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ एक्स, द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो दिए गए इक्वेशन को संतुष्ट करता है वही कहलाता है उसका सॉल्यूशन। तो अब सवाल ये है कि सर इसका क्या सॉल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पर एक्स का एक ही मान ऐसा है 2 जो इसको 0 बना रहा है। यहाँ पर देखिए x का एक ही मान ऐसा है 2 जो इसको क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। तो यहाँ पर x का -4/3 एक ही ऐसा मान है जो इस इक्वेशन को क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। यानी कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में है तो केवल एक मान ऐसा होगा, वन एंड ओनली वन x का वैल्यू होगा जो उस इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि बताइए हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है उसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और सिंगल वेरिएबल में है तो पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। स्टार मार्क करके लिखेंगे वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ मतलब एक ही मान होगा x का, दो ठो मान नहीं हो सकता। जैसे हम बोलेंगे x का मान 2 रखने पर ये 0 आ रहा है और x का और कौन सा ऐसा मान रखेंगे 0 आ जाएगा, कोई नहीं। दुनिया का कोई ऐसा मान नहीं है जो अब यहाँ रखिएगा तो आपको 0 मिलेगा। 5 रखेगा तो 25 - 10 यानी कि 15 मिलेगा। 7 रखेगा 7 × 5 = 35 - 10 यानी 25 मिलेगा। अगर यहाँ पर 1 रखिएगा तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 10 यानी कि -5 मिलेगा। 0 रखिएगा तो -10 मिल जाएगा। मैंने अब दुनिया का कोई ऐसा मान है ही नहीं 2 के अलावा, एक्सेप्ट 2। 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन 2 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो इसमें कोई वैल्यू आपको 0 नहीं देने वाला है। तो इसका मतलब x का मान 2 ही इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल इज़ यूनिक, इसको बोलते हैं यूनिक को ही शॉर्ट में बोलते हैं वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक सॉल्यूशन होगा, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। जो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है जहाँ कि a 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा उसका नाम होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए। तो हमारा कंसर्न क्लास 9th नहीं, हमारा कंसर्न है मेन 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो अब हम लोग इस पर आ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो ज़रा सा इसको लिख लीजिएगा पॉइंट मार्क करके, जैसे जैसे मैंने बताया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए हमारा जो मेन टॉपिक है अब है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ना है अच्छे से डिटेल में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर बी में हम लोग जाएंगे पेयर की नहीं, अभी हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, मतलब कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अभी अब सिंगल की बात कर रहे हैं। 2 चर वाला, 2 चरों लिख सकते हैं, चरों वाले रैखिक समीकरण, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि सर पहचानेंगे कैसे कौन सा इक्वेशन 2 चर वाला है। तो 2 चर वाले में समझ ही गए आप कि नाम ही इसका है 2 वेरिएबल्स, यानी कि इसमें x भी होगा और y भी होगा, और साथ साथ कैसा होना चाहिए, लीनियर। तो लीनियर का मतलब x पर भी पावर 1 होना चाहिए, y पर भी पावर 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, उसके बाद इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। ज़रा सा इसको देखिए। तो जैसे मैंने लिखा 2x प्लस में 3y बराबर 7, तो चेक कीजिए। तो 2x + 3y बराबर 7, तो क्या वेरिएबल जो हमारे पास है वो 2 ठो है, x और y, और दोनों ही पर पावर 1 है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण। LHS पार्ट भी है इसमें, RHS पार्ट भी है, तो इसी को तो बोलते हैं समीकरण। ये है x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, और ये अपना हो गया कांस्टेंट टर्म। कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, जैसे 5x माइनस में 2y और माइनस में 10 बराबर 0, ऐसा भी मिल सकता है आपको। तो ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। देखिए चर हमारे पास x है और y है, अब वेरिएबल पर पावर कितना, देखिए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। कांस्टेंट टर्म हमारे पास 10 है, x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट -2 है। तो जो जर्नल फॉर्म होता है ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, वो कुछ ऐसा होता है। देखिए जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का जो जर्नल फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, एकदम ईजी है। देखिए ये x
प्लस में बी वाई और प्लस में सी बराबर 0। चेक कीजिए तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। एक्स वाई दो तो वेरिएबल है, एक्स पर भी पावर 1 वाई पर भी पावर 1, और एक्स का कॉफिशिएंट ए है, वाई का कॉफिशिएंट बी है, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास सी है। जहाँ की एक कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाने के लिए, जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए एंड जो बी है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, तो 1 वेरिएबल में चला जाएगा, और अगर बी 0 हो गया तो ये गायब हो जाएगा, तब भी हमारे पास ए एक्स प्लस सी यानी कि ये भी सिंगल वेरिएबल में चला जाएगा। यानी कि ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। सी चाहे तो 0 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। समीकरण अभी सिंगल इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 9 अगर हम आपसे बात करें, बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ भी एग्जांपल, ऊपर भी लिखा हुआ, नीचे एक तो लिख लेते हैं नया। तो 3x माइनस में 7y अब माइनस में मान लीजिए 4 लिखा हुआ है बराबर 0। तो यहाँ हेयर अगर आपसे पूछे बताइए कोई आदमी ए का मान कितना है तो आप बोलिएगा सर 3 है, बी का मान कितना है तो बोलेंगे आप सर माइनस में 7 है, अगर सी का मान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, ए का मान 3, बी का मान -7 और सी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है जी इसका हल। ध्यान से देखिएगा, यही यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया। सॉल्यूशन की बात कर, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सीधा समझना। अगर कोई नंबर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वो नंबर अगर उस इक्वेशन में रख देंगे तो उस इक्वेशन को वो संतुष्ट कर देगा, यानी सेटिस्फाई कर देगा। मतलब LHS RHS आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो अगर हम आपसे पूछें, देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ x प्लस में y बराबर 12, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? तो बोलेंगे यस सर, एक्स और वाई दो चर है, पावर में 1 1 है, सही है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 12 है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आपको देखना है कि एक्स और वाई का वो मान बोलिए जो आपको 12 देने वाला है, यानी कि एक्स और वाई का मान ऐसा यहाँ पर सोचना है जो रिजल्ट में क्या दे दे 12 दे दे, तो वही कहलाएगा इसका हल। तो सॉल्यूशन देंगे तो आप बोलिएगा सर तब तो इसका मतलब ये हुआ इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सबसे पहला एक्स का मान 2 और वाई का मान 10। चूँकि सर यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ 10 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 10 रखेंगे, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। अच्छा आप बोलेंगे सर तो हम तो ऐसा भी कह सकते हैं कि x का मान यहाँ पर रखेंगे 5 और y का मान रखेंगे 7। तो x का मान 5 रखेंगे, y का मान 7 रखेंगे, तो 7 5 कितना होगा फिर से 12। तो ये भी x का इससे सॉल्यूशन होगा। अच्छा आप कहेंगे सर ऐसा कीजिए, x का मान रख दीजिए 8 और y का मान रख दीजिए 4। तो x का मान अगर 8 रखेंगे, y का मान अगर 4 रखेंगे तभी तो इसको संतुष्ट करेगा। देखो 8 और 4 कितना हो रहा है 12। यानी कि आप कह रहे हैं कि सर इसमें तो बहुत सारा मान रखा रहा है, x का मान अगर 1 रखेंगे तो आप बोलेंगे सर y का मान 11 रख दीजिए। तो x का मान 1 तो y का मान 11, तब भी 12 आ रहा है, तो भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मैंने कहा आपसे बताइए x का मान यहाँ रखते हैं हम 3, तो y का मान कितना रखना होगा, तो आप बोलेंगे सर y का मान 9 रख दीजिए, तो भी इसका सॉल्यूशन हो रहा है। यानी x और y का वो मान जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वही कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। तो बताइए तो x का मान कोई आदमी बोलेगा सर हम यहाँ रखेंगे 20, तो y का मान कितना रखना होगा ज़रा देखिए। तो हमको लाना है यहाँ पर 12 है, तो y का मान -8 रख देंगे, तब भी तो देखो तो 20, देखो यहाँ पर 20 और माइनस में 8, तो 20 माइनस में 8 कितना होता है 12। तो यानी कि x का मान 20 भी हो सकता है, y का मान -8 भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर तब तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा बहुत सारा मान हो सकता है। कोई आदमी बोलेगा सर हम x का मान 100 रखेंगे, देखो तो ध्यान से, x का मान 100 रखेंगे, तो बोलेंगे सर y का मान फिर माइनस में कितना रख देंगे, देखो तो माइनस में रख देंगे कितना हम लोग 88, माइनस में 88 माने 88। तो 100 में 88 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 12 मिलेगा। यानी आप बोलेंगे सर यहाँ तब तो इसका मतलब ये बहुत सारा मान बैठ सकता है। कोई बोलेगा सर हम तो रखेंगे x का मान 0, तो y का मान फिर कितना निकलेगा 12। कोई बोलेगा नहीं सर हम तो y का मान रखेंगे 0, तो x का मान 12 होगा। यानी x और y का वो मान जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा वही कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। तो इसका ये भी सॉल्यूशन होगा, 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 इतना जो लिखा वो सब सॉल्यूशन होगा। और आप बोलेंगे सर इतना ही नहीं होगा बल्कि और भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, हम सोचते जाएंगे और ये मान आता चला जाएगा। कोई बोलेगा नहीं सर हम तो x की जगह पर रखेंगे -5, तो y का मान कितना हो जाएगा ज़रा सोचिए। तो इसका मतलब y का मान हमारे पास आ जाएगा 12 लाना है हमको 12। तो 12 कैसे आएगा देखिए तो 19 में 17 में अगर हम लोग
5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तो यानी यहाँ लिखेंगे -17 +17 और -5, यानी कि यहाँ आ गया देखिए -5 + 17, फिर से मिल रहा है आपको कितना 12, -5 + 17 मिल रहा है आपको कितना देखिए 12। यानी कि आप बोलेंगे सर ऐसा ऐसा तब तो बहुत सारा मान हो सकता है प्लस माइनस के साथ जो आपको रिजल्ट में 12 देने वाला है। तो अगर हमारे पास, अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x और y में और अगर पूछा जाए बताओ इसका सॉल्यूशन कितना होगा, सो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन x + y = 12, यानी कि x और y का अनंत मान हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकता है x और y का, जो यहाँ रखेंगे तो हमको क्या मिले 12 मिले। इसलिए अगर आपसे पूछे कोई आदमी बताओ एक चर वाला दो चर वाला एक समीकरण अगर हमारे पास है, दो चर वाला एक सिंगल इक्वेशन हमारे पास है, सिंगल इक्वेशन जो लिखा हुआ है x + y = 12, बताओ इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो बोलेंगे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन में बोलेंगे x और y का वो ख़ास मान, देखो x का मान कितना, x का मान 2, y का मान 10, x का मान 2 और 10 12, तो x और y का वो ख़ास वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है। द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x एंड y, देखो द पार्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, दो ठो आ गया चूँकि यहाँ पर, तो द पार्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ x एंड y विच satisfied the given linear equation, जो दिए गए लीनियर इक्वेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है। इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन, वही कहलाता है इसका सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई। तो जैसे मैंने पूछा आपसे x + y = 12, बताओ इसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो x और y का बहुत सारा ऐसा मान हो सकता है जो आपको क्या देगा, 12 देगा। तो अगर हमारे पास इफ़ वी हैव ओनली वन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, इफ़ वी हैव, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, वी हैव ओनली वन इक्वेशन, एक ही समीकरण है, इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स में, जिसमें x और y दोनों है, 2 वेरिएबल्स। इफ़ वी हैव ओनली वन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, देन देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा बोलिए, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ में आई। यानी कि यहाँ पर हलों की संख्या जो होगी अनंत होगी, क्योंकि आप x और y का मान रखते जाएंगे, बहुत सारा, आपको 12 देता जाएगा। इसमें एक मान पर 12 में लाखों करोड़ों मान ऐसा होगा जो 12 देगा। तो अगर हमारे पास सिंगल इक्वेशन है, पूछेगा बताओ इसका हल कितना होगा, तो हल कितना होगा इसका, इनफाइनाइट। सॉल्यूशन कितना होगा इसका, इनफाइनाइट, क्योंकि x और y का बहुत सारा मान आपको सेटिस्फाई करता है, तो उसको कहलाता है उसका सॉल्यूशन, उसका कहलाता है हल, वो खास मान x और y का। और अगर हम आपसे कहें बताओ दो चर वाला एक सिंगल इक्वेशन हमारे पास है, तो उसका हल कितना होगा, यानी कि सॉल्यूशन कितना, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितना होगा, तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन इज़ इनफाइनाइट, अनंत हल होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा आपसे x + y = 7, बताओ इसका हल कितना होगा। तो आपसे एक एग्जाम्पल पूछा, क्या 2 और 5 इसका एक हल होगा। x का मान 2 रखो और y का मान 5 रखो, तो x का मान 2 y का मान 5 रख के चेक कर रहे हैं, तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा, 7 आ रहा, तो यस ये इसका सॉल्यूशन है। क्या x का मान 1 और 6 इसका मान हल होगा, देखो तो x का मान 1 और y का मान 6, यस। आपसे पूछेगा बताओ क्या x का मान 5 और y का मान 2 इसका हल होगा क्या, तो 5 और 2 भी 7 होता है सर, सब हल होगा। लेकिन अगर मैंने पूछा बताओ इसमें 3 और 4 क्या इसका हल होगा, तो 3 और 4 भी सर इसका हल होगा। लेकिन मैंने कहा 5 और 4 क्या इसका हल होगा, तो x का मान 5 रखेंगे, y का मान 4 रखेंगे, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस समीकरण को संतुष्ट इसने नहीं किया, तो इसको बोलेंगे नॉट ए सॉल्यूशन। ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं हो, नॉट ए
सॉल्यूशन। जो मान उसको संतुष्ट नहीं करेगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये सारा इसका सॉल्यूशन होगा, ये इसका सॉल्यूशन है, चूँकि सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। लेकिन 5 और 4 जब जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 9, जबकि यहाँ आना चाहिए 7, तो इसीलिए ये वाला इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। वो मान जो उसको संतुष्ट करता है। तो ऐसा बहुत सारा मान होगा जो संतुष्ट करेगा तो सेटिस्फाई करेगा, उसको बोलेंगे उसका हल। अब बहुत सारा ऐसा मान होगा जो संतुष्ट नहीं करेगा, उसको बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कितना मान उसको संतुष्ट करेगा? इनफाइनाइट। ऐसा बहुत सारा मान है जो मैंने अभी 4 लिखा है यहाँ पर। ऐसा बहुत सारा मान है जो इसको संतुष्ट करता है। इसलिए बोलते हैं अगर हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर में अगर आता है तो क्या करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो अब यहाँ पर आते हैं सी पर, यानी कि हमारा चल रहा था बी के बाद आते हैं सी पर। अब सुनिए, अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है जी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। सिस्टम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके किताब में लिखता है पेयर, तो हम पेयर ही वर्ड लिख देते हैं। पेयर ऑफ, सी में आएंगे हम लोग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। इसको बहुत सारे जगह सिस्टम भी लिखा जाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिस्टम का मतलब होता है एक से जब ज़्यादा इक्वेशन इन्वॉल्व हो जाए। जैसे बहुत सारे फैक्ट्री में एक से ज़्यादा वर्कर्स मिलकर काम करते हैं, मशीन काम करती है, तो उसको बोलते हैं एक सिस्टम है। वैसे ही यहाँ पर एक सिस्टम हो गया। हिंदी में तो यही लिखा हुआ 2-4 वाला रैखिक समीकरण युग्म, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं। सुनिए, अगर हम आपसे ये कहें कि ज़रा देखिए तो ध्यान से एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2x प्लस में 3y बराबर 7 और x प्लस में 2y बराबर 8, क्या ये 2 इक्वेशन पेयर में साथ साथ आ रहा है कि नहीं? मतलब जब भी रहेगा एक साथ रहेगा, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब क्या हुआ कि जब 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक साथ आता है। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब जब 2 इक्वेशन एक साथ आता है, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस, माने साथ साथ आना। तो अगर आपसे पूछें ये दोनों इक्वेशन क्या है, देखिए तो 2 वेरिएबल्स का भी है, इसमें भी x है y है, इसमें भी x और y है, दोनों पर 1 है, लीनियर इक्वेशन है। और कैसा है बोलिए, पेयर में है। जैसे कि डेल की 2 पटरी कैसे चलती है, पेयर में, वैसे यहाँ पर जब भी इक्वेशन लिखाएगा तो पेयर में लिखाएगा। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है x प्लस 12, x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर, मान लीजिए यहाँ 10 लिखा हुआ है। तो देखिए तो ज़रा ध्यान से, क्या ये फिर से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कि नहीं? साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, तो लीनियर इक्वेशंस है ये, लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशन का क्या है, ये पेयर है, तो बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो जब भी कभी ऐसा पेयर में दिखा रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, या आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। इन 2 वेरिएबल्स में दोनों एक ही बात है, x और y 2 वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर का पहचान है। 2 इक्वेशन एक साथ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम। तो देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है, जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर हम लोग 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, a1x b1y c1 बराबर 0, पहला इक्वेशन ऐसा दिखेगा। और दूसरा दिखेगा a2x b2y c2 बराबर 0, ये दूसरा दिखेगा आपको। मतलब जब भी कभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो कुछ इसी टाइप का होगा, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। जैसे एग्जांपल आपसे कहा जाए तो देखिए तो ज़रा ध्यान से, एग्जांपल मैंने आपसे कहा 3x प्लस में 4y बराबर -7 बराबर 0, मान लो ये पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ पर लिखा मैंने 2x माइनस में 5y और प्लस में 8 बराबर 0। तो बताओ इसमें a1 का मान कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर a1 का मान 3 होगा। पहले यहाँ से कंपेयर करेंगे। a2 का मान कितना होगा, सॉरी a1 का मान हमारे पास ये हो गया। b1 का मान कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर 4 होगा। c1 का मान कितना होगा? आप बोलिएगा सर -7 होगा। जो आप ऊपर कंपेयर करके देख सकते हैं इससे, a1 b1 c1। a2 का मान कितना होगा बताइए? तो a2 का मान होगा 3, सॉरी a2 का मान हो जाएगा 2। नीचे वाला
B2 का मान कितना होगा, तो B2 का मान -5 हो जाएगा। C2 का मान कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ से कंपेयर करेंगे, पहला इक्वेशन यहाँ से कंपेयर होगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से कंपेयर होगा, और A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान आप बता सकते हैं आराम से कि कितना होगा। अब सवाल ये है कि सर अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी कि 2 इक्वेशन दिया गया, तो उसको सर सॉल्व कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, उसका हल क्या होता है, तो ज़रा सा यहाँ देखेंगे। नो सॉल्यूशन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेन टॉपिक अपना स्टार्ट हो गया है। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे लिख देते हैं LE, यानी कि लीनियर इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। 1 मिनट, तो सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अगर हम आपसे कह रहे हैं साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया x + y = 12 है, यही एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, एंड x - y = 10 पकड़ लेते हैं, ये 2 इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, x और y का वो ऐसा मान बताइए कि जब पहले इक्वेशन में रखेंगे तो जोड़ने के बाद 12 आ जाए, और जब दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ जाए, घटाने के बाद 10 आ जाए, माइनस है ना बीच में, तो 10 आ जाए। मतलब x और y का वो खास मान जो साइमल्टेनियस में साथ साथ दोनों ही इक्वेशन को संतुष्ट करे, विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, यानी कि x और y का वो मान जो दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करता है, वो कहलाता है इसका सॉल्यूशन, यानी कि इसका हल कहलाता है। तो अब अगर आप कहेंगे सर x का मान 5 रख दीजिए और y का मान 7 रख दीजिए, तो आप बोलेंगे सर 5 यहाँ रखिए 7 यहाँ रखिए, तो 7 5 बार है, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ जब रख रहे हैं 5 और 7 रख रहे हैं तो घट के आ रहा है -2, यानी इस इक्वेशन को नीचे वाले को संतुष्ट नहीं किया, यानी कि ऊपर वाले को संतुष्ट कर रहा है लेकिन नीचे वाले को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये इसका हल नहीं होगा। मतलब x और y का वो मान जो दोनों ही इक्वेशन को संतुष्ट करता है वही कहलाएगा इसका हल। तो आप बोलेंगे सर तब फिर तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को, तो x का मान रख दीजिए यहाँ पर, मान लीजिए 8 रख देते हैं, और y का मान 4 रख देते हैं। तो देखो, तो यहाँ रखेंगे सर 8, यहाँ रखेंगे 4, तो सर 8 4 12 तो सही है, लेकिन यहाँ पर 8 में से 4 घटेगा, ये y है, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए था 10, यानी कि ये भी फेल कर गया, ये भी नहीं हो पा रहा। तो आप ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए आप लोग कि आखिर क्या रखा जाएगा। तो ज़रा देखिए, तो एक मान हम बता रहे हैं अभी, ज़रा सा चेक कीजिएगा। x का मान अगर हम रख दें 10 और y का मान रख दें 2, तो ज़रा चेक कीजिए, तो x का मान रखेंगे 10, तो 10 रखेंगे यहाँ पर 10, और y का मान रखेंगे 2, तो 10 और +2 कितना हो गया, 12, यानी इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दिया। अच्छा, दूसरा चेक करो, तो x का मान रखेंगे 10 रख दिया, और y का मान रखेंगे 2, अब बीच में माइनस है, माइनस कर दिया, तो 10 में से 2 गया तो कितना हो गया, 8, यानी इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दिया। यानी कि x का मान 10 और y का मान 2 इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन। तो आपके सॉल्यूशन की बात क्या कहेंगे कि द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइड द बोथ इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन को जो संतुष्ट करेगा वही कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x एंड y, कहता है x एंड y का वो खास मान, ध्यान से सुनिएगा, x एंड y का वो खास मान विच सेटिस्फाइड द बोथ इक्वेशन, मतलब क्या हुआ, x और y का वो खास मान जो दोनों ही इक्वेशन को क्या करे, संतुष्ट करे। द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइड द बोथ इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। तो अब सुनिए ध्यान से, तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें हो सकता है कि x और y का एक ही मान ऐसा हो जो दोनों को संतुष्ट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। हो सकता है कि x और y का बहुत सारा मान हो जो दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेटिस्फाई करता है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और हो सकता है कि x और y का कोई ऐसा मान हो ही ना जो पहले इक्वेशन को भी संतुष्ट कर दे, दूसरे इक्वेशन को भी संतुष्ट कर दे, मतलब कोई भी ऐसा x और y का मान नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को साथ साथ संतुष्ट करेगा, तो उस कंडीशन में होगा नो सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास 2 पेयर में इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपसे बात करें कि दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो अगर हमारे पास साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो इसका वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन हो सकता है।
मोर सॉल्यूशन हो सकता है एंड नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। सो इफ वी हैव simultaneous system of linear equation, so it has one and only one solution, many solution को मतलब बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या क्या हो सकता है बोलिए, या हो सकता है नो सॉल्यूशन। ये 3 कंडीशन बन सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी हल ना हो। तो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में और 2 इक्वेशन हमारे पास है, तो उसका एक और केवल एक हल हो सकता है, यानी इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत हल हो सकता है, या नो सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये हम लोग आगे चल के अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। ये अभी टॉपिक आपका बचा हुआ है, तो ये तो अभी हम आपको पढ़ाएंगे ही। अभी फिलहाल के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है उसमें x का मान 10 और y का मान 2 रख रहे हैं। तो पहले इक्वेशन को भी संतुष्ट कर रहा है, दूसरे इक्वेशन को भी संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। खैर पहचानेंगे भी इसको हम लोग। यहाँ पर एक सॉल्यूशन हमको मिल रहा है। कुछ इक्वेशन ऐसा होगा जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कुछ इक्वेशन ऐसा होगा जिसका एक से बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन आने वाला है। तो वो अलग अलग कंडीशन पर हम लोग देखेंगे कि कब ऐसा होगा, कब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। चलिए, तो ये तो आप सीख चुके हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसे दिया गया है। ये तो सिंपल सा इक्वेशन था, x + y = 12, x - y = 10। तो आपने सोच के बता दिया, दिमाग लगा सर ऐसे हुआ। तो आपके मन में आ सकता है सर आप कैसे सोचे कि x का मान 10 ही रखना, y का मान 2 ही रखना है। क्या कोई तरीका है इसको सोचने का? अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए 6 से 3x + 2y = 10 और x + 4y = 7, तो फिर तो हालत ख़राब हो जाएगा। हम भी नहीं सोच पाएंगे कि आखिर x और y का कौन सा ऐसा मान है जो यहाँ रखेंगे तो 10 हो जाए और यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सोचना चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका, अलग अलग मेथड है। तो टोटल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर 5 मेथड, जिसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक मेथड, और एक ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे जो छठा मेथड आपका होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, कि कैसे हमको पता चला कि x का मान 10 होगा और y का मान कितना होगा, 2 होगा। तो क्या कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का? तो यस, हमारे पास तरीका है। 5 मेथड है जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड, कंपैरिजन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और आपका रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड है। तो ये टोटल 5 मेथड है जो हम लोग अभी सीखेंगे, और एक ग्राफिकल मेथड भी है। तो ये 5 हो गया आपका अलजेब्रिक मेथड। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 अलजेब्रिक मेथड को। आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड तक डिस्कस करेंगे। 3 सवाल सबका देख लेंगे, या 3 सवाल को हर मेथड से बना देंगे ताकि आंसर सबका सेम आएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, इस मेथड से भी इसको बनाया सकता है और उस मेथड से बनाया सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। सिंपल सवाल में तो सोच के बता सकते हैं, लेकिन सवाल में अगर कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो, तो इसको नॉर्मली सोच के नहीं बताएंगे, तरीके से निकालेंगे इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। डी टॉपिक कह सकते हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, यहाँ पर जो बात होगी, जो सॉल्व करेंगे हम लोग, वो साइमल्टेनियस सिस्टम, यानी 2 इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या है, उसका नाम है कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड बाय कंपैरिजन मेथड लिख सकते हैं, बाय कंपैरिजन मेथड। इसको बोलते हैं हम लोग तुलनात्मक विधि, हिंदी में बोलते हैं इसको तुलनात्मक विधि। मतलब यहाँ पर हम लोग तुलना करेंगे, कुछ ना कुछ x और y को तुलना करेंगे, उसके बाद x और y का मान निकालेंगे। सीखेंगे अभी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट। दूसरा हमारे पास है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि, मतलब प्रतिस्थापन नाम से ही पता चला, सब्स्टिट्यूट करना, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में कहीं ना कहीं बैठाने की बात हो रही है, एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाने की बात हो रही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन जान रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं लुप्तीकरण विधि। जैसे एलिमिनेट हो जाना, जैसे बोलते हैं खेल से ये प्लेयर एलिमिनेट हो गया, मैंने गायब हो गया, निकाल दिया गया उसको बाहर, तो वही हम लोग करेंगे यहाँ पर एक्स और वाई को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। लुप्तीकरण विधि, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लुप्तीकरण विधि। चलिए, लुप्तीकरण विधि के बाद हमारे पास है नंबर 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन कुछ काम ऐसा होता है जैसे कि क्रॉस के जैसा कुछ कुछ होगा, इन दोनों को क्रॉस करेंगे, उसके बाद बीच में माइनस लगाएंगे, फिर इन दोनों क्रॉस करेंगे, तो जब मेथड पर आएंगे तो वहाँ पर आपको सिखाएंगे हम, टेंशन न लेना। 5वां नंबर में आ रहा है बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि, माने अनुपात निर्णय करके हम लोग इसको निकालेंगे एक्स और वाई का मान। ये हुआ हमारा अलजेब्रिक मेथड, जोड़ घटा गुना भाग जिसमें हो रहा है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। तो दीज 5 मेथड आर कॉल्ड अलजेब्रिक मेथड, क्योंकि इसमें जोड़ घटाव करके मान निकलता है, अलजेब्रिक मेथड। एक और मेथड है जो बिहार बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड, मैंने ग्राफ विधि से एक्स और वाई का मान निकालना। ग्राफिकल मेथड इसको आप बोलते हैं आलेखीय विधि से, आलेखीय विधि, आलेखीय विधि यानी कि आलेखीय विधि से हल करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके एक एक सवाल को और डिस्कस करते हैं। देखिए काफ़ी मज़ा आएगा आपको। हम पहले स्टार्ट करेंगे इस मेथड से, इसको बोलते हैं बाय कंपैरिजन मेथड। इससे 3 सवाल डिस्कस करेंगे और वही 3 सवाल को डिस्कस करेंगे फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और वही सवाल को डिस्कस करेंगे फिर एलिमिनेशन मेथड से। तो ये तीनों टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है आज के क्लास में। तो चलिए हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं और उसको सॉल्व करेंगे कंपैरिजन मेथड से, और चेक भी करेंगे कि क्या जो मैंने एक्स और वाई का मान निकाला है उस इक्वेशन को सही में हकीकत में सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो इसको इत्मीनान से लिख लीजिए अपने कॉपी पर और स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 बाय 1 बाय कंपैरिजन मेथड। चलिए सवाल मैंने बोर्ड पर लिख लिया थोड़ा टाइम बचाने के लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय कंपैरिजन मेथड। अगर लिख देता है कि कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करना तो फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, इसी मेथड से करना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। ध्यान से सिर्फ देखिएगा, पूरे टेक्निक को आपको पकड़ना है। बगल में मशीन चल रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आपको मेरी बात पर ध्यान देना है, पीछे से आने वाली आवाज़ पर ध्यान नहीं देना है। या देखिए जैसे कि लिखा हुआ है बाय कंपैरिजन मेथड, मैंने कंपेयर करने के कहने की बात होगी। तो सबसे पहले दिया गया इक्वेशन क्या उसको लिख लीजिए, गिवन इक्वेशन। ध्यान से एक सवाल को समझिएगा। पहला इक्वेशन कितना हमारे पास 2x प्लस में 3y बराबर 19। तो यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 3y बराबर हो जाएगा 19 और माइनस में 2x। सो y का मान कितना हो जाएगा, देखिए 19 और माइनस में 2x डिवाइडेड बाई 3। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एंड एक और इक्वेशन दिया है, ज़रा उसको देखिएगा। ऊपर इक्वेशन दिया गया दूसरा 3x, अब प्लस में कितना है बोलिए, एंड करके यहीं लिखते हैं 3x प्लस में 4y बराबर कितना है 26। और यहाँ से भी आपको निकालना y का मान। ठीक है, तो ज़रा y का मान निकालिए। तो 4y तो हो गया 26 माइनस में 3x। सो y का मान कितना हो गया देखिए, तो 26 माइनस में 3x डिवाइडेड बाई 4। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब ज़रा देखिए तो ध्यान से, कंपैरिजन का नाम ही है, मतलब हमको कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो ज़रा देखिए तो ये भी y ये भी y, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ज़रा ध्यान से देखिए। तो फ्रॉम समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से दोनों ही y है। तो अगर ये y है और ये भी y है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो फ्रॉम लिखेंगे हम लोग किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सर ये भी y है ये भी y है, तो दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर होगा कितना 19 माइनस में 2x
और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बोलिए, डिवाइडेड बाय 3, ये किसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा सर 26 माइनस में 3x डिवाइडेड बाय 4 के, जो है उसको लिख दिया। अब उसके बाद तो आप लोग जानते हैं ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 माइनस 2x से, ऐसे करके मल्टीप्लाई, और ये गुना हो जाएगा इससे, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा बताइए, 26 माइनस में 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 19 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 76, 19 चौके 76, गुना कर दीजिए, 9 चौके 36 के 6 मेरा 3, 4 का 4 3 7, ये हो जाएगा 4 दूनी 8x, इसको इससे गुना कीजिए, 26 दिया कितना होगा जी, 6 तिया 18, और 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा 78, है ना, माइनस में 3 तिया 9x। चलो x निकालना, तो x को एक तरफ ले आइए और नंबर को एक तरफ कर दीजिए, तो माइनस में 8x इधर रहेगा अपने पास और 9x इस तरफ आ गया, और यहाँ पर था कितना देखिए 78x, 78 था, इधर से चला जाएगा 76, तो माइनस में चला जाएगा 76, इधर प्लस था उधर जाके हो गया माइनस। तो देखो तो 9x में से 8x घट जाएगा, कितना बचेगा बोलिए, ओनली x बचेगा, 78 में से 76 घटेगा, कितना बचेगा जी, तो मेरे ख्याल से 2 बच जाएगा, तो x का मान निकल गया, यही तो है x का मान। अब कुछ नहीं करेंगे, ये वाला x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, किसी में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे आप 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो 1 यहाँ पर है 2 नीचे है तो 1 ही में रख दीजिए। तो y बराबर कितना है देखिए 19 माइनस में 2x डिवाइडेड बाय 3, यहाँ दिख रहा है आपको, बस यहाँ पर रखना है, कैलकुलेशन करना। तो देखो तो हो गया 19 माइनस में 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना हो गया बोलिए 2, ऊपर से यहाँ से रख रहे हैं एक्स का मान 2 और नीचे हो गया 3, कैलकुलेट कर लीजिए 19 माइनस में 4 नीचे 3, तो 19 में से 4 गया तो कितना हो गया जी 15, तो 15/3 कट गया तो 3 बचे 15, यानी कि एक्स का मान निकल के आ गया कितना बोलिए, एक्स का मान निकल के आ गया 2 और वाई का मान निकल के आ गया कितना 5। सो x बराबर 2 और y बराबर 5, इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, और यही हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आई? अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, चलो इसको चेक भी कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। सर x का मान 2 और y का मान 5 रखेंगे यहाँ पर तो क्या सही होगा, तो चेक करो तो x का मान 2 रखो यहाँ पर, देखो हमारे पास क्या इक्वेशन यहाँ पर है 2x प्लस में 3y बराबर 19, पहला चेक करते हैं, तो 2 इंटू एक्स का मान है 2 रख दिया, 3 इंटू वाई का मान कितना 5, तो 5 रख दिया, तो चेक करो तो कितना आ रहा है ये, तो 2 दूनी 4 और 5 दिया 15 और 15 4 कितना आ रहा है 19, देखो सही है यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा चेक कर लीजिए, दूसरा क्या हमारे पास इक्वेशन 3x प्लस में कितना बोलिए 4y बराबर 26, तो चेक कर लो 3 इंटू एक्स का मान कितना रखेंगे 2, दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। 4 इंटू वाई का मतलब 5, चेक कीजिए तो कितना हो रहा है 6 और 5 चौके 20 और 6 कितना हो गया जी 26, यस 26 आ रहा है, यानी कि सही है, यानी कि x का मान 2 और y का मान 5 इस इक्वेशन को भी संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को भी क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, दोनों के दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, x का वो मान वही कहलाता है उसका सॉल्यूशन। तो बोलेंगे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x का मान 2 और y का मान 5। चलिए इसको लिख लीजिए तरीके से अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल, 3 सवाल इसका हम देखेंगे। तो ये था क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, ठीक है, इसको नंबर 1 लगा दीजिएगा। आते हैं नंबर 2 पर। चलिए तो हमारे पास दूसरा सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी सॉल्व करना है किससे, हमको कंपैरिजन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो हमारे यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन इक्वेशन, सबसे पहले एक इक्वेशन दिया गया गिवन इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लिखना चाहो तो पूरा लिख दीजिए, सीधा लिखिए गिवन इक्वेशन बराबर 8। क्या करते थे यहाँ से आपको चुपचाप से y का मान निकाल लेना है, तो y का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर हो गया माइनस में 2y बराबर कितना हो गया 8 माइनस में 7x, सो y बराबर कितना हो गया देखिए, तो y बराबर हो गया 8 माइनस में 7x और डिवाइडेड बाय -2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। आगे आइए, एंड एक और इक्वेशन दिया गया आपको, इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस में 4y बराबर 18, यहाँ से भी y निकालना आपको, यहाँ से भी क्या निकालना है y निकालना, दिख रहा है आपको, वेरी गुड। 4y बराबर कितना हो गया 18 माइनस में 3x, तो y का मान कितना हो गया देखिए, तो 18 माइनस में 3x और डिवाइडेड बाय 4। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपेयर कर लेना, वही कहानी लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से कंपेयरिंग या फ्रॉम 1 एंड 2 सीधे लिखिए ना, फ्रॉम 1 एंड 2 से वही कहानी। पहला और दूसरे को ध्यान से देखिएगा, सर ये भी y है ये भी y है, दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा, दोनों आपस में क्या होगा बराबर, तो हो जाएगा 8 माइनस में 7x डिवाइडेड बाय -2 और इक्वल टू कितना होगा बोलिए 18 और माइनस में 3x डिवाइडेड बाय
4 हो जाएगा। उसके बाद कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, वही बच्चा वाला काम जो आप लोग 8वां में 9वां में किए हैं खूब अच्छे से। तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया 8 माइनस में 7x, और ये हो गया -2 से मल्टीप्लाई 18 माइनस में 3x। तो 4 से गुना कीजिए, 8 चौके 32 और 7 चौके कितना हो जाएगा जी 28x। इसको गुना करेंगे 18 दूनी कितना हो जाएगा -36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, दोनों से मल्टीप्लाई होता है, 3 दूनी 6x। तो चलो x निकालना हमको, तो -28x यहाँ पहले से है, 6 को इधर लेके चले आइए, तो माइनस में 6x हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास -36x पहले से है, ये 32 उधर जाएगा, 32 उधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 32। चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 28 और 6, -28 -6 कितना हो जाएगा माइनस में 34x। और यहाँ कितना होएगा देखिए, तो माइनस में ये हो जाएगा 6 2 8 और 3 3 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा -68 डिवाइडेड बाय -34, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया बोलिए 2, दिख रहा है यहाँ पर। चलिए x का मान जैसे निकल गया, x का मान उठा के किसी क्वेश्चन में रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, जहाँ आपको अच्छा लगे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ ध्यान देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, किसी में भी रख दीजिए, 1 में 2 में, जिसमें आपको अच्छा लगे। 1 मिनट ज़्यादा आवाज़ हो, तो चलिए किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए। तो हम लोग पहले ही में रख देते हैं। पहला हमारे पास ये है y = 18 माइनस में 3x डिवाइडेड बाई कितना हो गया बोलिए 4। तो 18 माइनस में 3 इंटू x का मान कितना निकाले, x का मान 2 निकाले, तो यहाँ रख देंगे 2 डिवाइडेड बाई 4। तो 18 माइनस में 6 डिवाइडेड बाई 4, तो कट के कितना आ रहा है देखिए, तो 18 में से 6 गया, 12 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 3, यानी कि x का मान कितना निकल गया, इसलिए x बराबर हमारे पास 3 हो गया, सॉरी x बराबर 2 निकला, x बराबर 2 और y बराबर कितना निकला, अभी जस्ट निकाले 3। यही कहलाएगा सॉल्यूशन और यही हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई? चेक करना चाहें तो चेक कर लो, चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं x और y का मान रख के। तो x का मान कितना हमारे पास है 2 और y का मान है 3। तो पहले क्वेश्चन में चेक कीजिए, 7x माइनस में 2y है बराबर 8 आना चाहिए, चेक कीजिए इसमें। तो 7 इंटू एक्स का मान रखेंगे 2, 3 इंटू वाई का मान रखेंगे, सॉरी 2 इंटू वाई का मान रखेंगे 3। तो चेक कीजिए कितना आता है, 7 दूनी 14 और माइनस में 6, तो 14 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा जी 8। यस सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगला चेक कर लीजिए, थोड़ा सा डाउन करके यहीं पर चेक कर लेते हैं। अगला भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगला इक्वेशन हमारे पास 3x + 4y है, 3x प्लस में 4y बराबर कितना है जी 18। सो लिख लीजिए 18। तो 3 इंटू एक्स का मान बोलिए, x का मान है 2, 4 इंटू वाई का मान कितना हो गया 3 है। तो इसको ज़रा चेक कीजिए, तो यहाँ आ रहा है 6, यहाँ आ रहा है 12, 12 और 6 कितना होता है 18। तो यस यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यानी कि LHS RHS को सेटिस्फाई करता है ये x और y का दोनों मान। तो यही कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, यही x बराबर 2 और y बराबर 4, इस इक्वेशन का होगा सॉल्यूशन। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल और आखिरी सवाल इस टाइप का, मतलब कंपैरिजन मेथड का आखिरी सवाल भी कह सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन दिया गया, बोल रहा है कंपैरिजन मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, गिवन इक्वेशन। एक एक करके इक्वेशन को पकड़ेंगे हम लोग। तो पहला इक्वेशन कितना हमारे पास, 3x प्लस में 5y बराबर 7। यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, वही पुराना कहानी, 7 माइनस में 3x हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा जी 7 माइनस में 3x डिवाइडेड बाय 5। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। वही काम, 2 सवाल चूँकि आप बना चुके हैं इसलिए हम इसको थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। एंड दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया उसको पकड़िए, 5x प्लस में 12y बराबर 14। सो 12y बराबर कितना होगा 14 माइनस में 5x। सो y बराबर कितना होगा देखिए, तो 14 माइनस में 5x डिवाइडेड बाय 12। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो ज़रा चेक कीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में LHS बराबर है, दोनों y है, तो RHS भी बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम कंपेरिजन 1 एंड 2 या कंपेयरिंग 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या देख रहे हैं हम लोग, दोनों जगह y है तो ये भी बराबर होगा, LHS बराबर तो RHS भी बराबर होगा, यानी कि 7 माइनस में 3x डिवाइडेड बाय 5, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 14 माइनस में 5x एंड डिवाइडेड बाय 12। दिख रहा है आपको साहब यहाँ पर, हाँ चलिए दिख रहा है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके बाद ये गुना होगा इससे, ये गुना होगा इससे, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 माइनस में 3x से, और 5 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 14 माइनस में 5x से। सीधा मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 से कितना होता है जी, 12 को गुना करेंगे 7 से तो 84 हो जाएगा, माइनस में 12 तिया कितना हो गया 26, 12 तिया 36 सॉरी 36x, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 14 पची कितना हो गया 70, और माइनस में बचे 25x। तो ज़रा इसको इधर बुला लीजिए, हमको x का मान निकालना है, तो माइनस में 36x, अब 25 इधर आके जुड़ जाएगा तो 25x हो जाएगा, और उधर देखिए तो हो गया 70, अब माइनस में आ जाएगा 84 यानी कि 84। तो 36 में से 25 घटेगा तो कितना होगा -11x। और अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ कितना बचेगा जी, 84 में से 70 घटाइए सो माइनस में आ जाएगा कितना 14। सो x बराबर कितना हो गया -14/11, माइनस में 11, सो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया 14/11। x का एक तो मान ये निकल गया। अब आइए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किसी में भी रख दीजिए आपकी मर्जी, चलो 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। तो 1 हमारे पास क्या है, y बराबर 14 माइनस में 5x डिवाइडेड बाय 12, तो 14 माइनस में 5 इंटू x का मान बोलिए, x का मान है 14/11 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया जी, सॉरी 1 हमारे पास ये था, 1 में रख रहे हैं ना, 1 हमारे पास ये है जी, 7 माइनस 3 में भी 2 में भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, रखने का कहीं भी रख सकते हैं, 5 यहाँ रखते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा है, 7 माइनस 3 इंटू x का मान हो गया कितना 14/11 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ कितना हो गया देखिए, तो 7 माइनस में 14 तिया 42, 42 नीचे 11 डिवाइडेड बाय 5, ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए तो 11 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 77 माइनस में 42 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब सिंपल सा कैलकुलेशन चल रहा है। चलो जी 77 में से 42 घटाइए, तो 77 में से 42 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 5 and 3 यानी कि 35/11 एंड 5/1, तो यहाँ कितना हो गया देखिए, तो 35/11 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से काट दीजिए इसको, कितना बार में कट जाएगा 7 बार में, 7/11, तो ये जवाब आ गया हमारे पास कितना 7/11। y का मान कितना निकल गया बोलिए 7/11, यानी कि 2 मान निकल गया। x का मान निकल गया कितना देखिए, x का मान निकला 14/11, इसलिए यहाँ पर कर दें क्या, चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस तरफ करते हैं, इधर हमारे पास जगह है, इसलिए x बराबर कितना हो गया 14/11 एंड y बराबर 7/11, यही हो गया आंसर सॉल्यूशन। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, चेक करना चाहें तो चलो सब में चेक किए, इसमें भी चेक कर ही लेते हैं। बाकी इसी तीनों सवाल को हम लोग अभी 2 मेथड से और सीखेंगे, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे आसान लगेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये सब बहुत सारा झमेला जिसमें हो रहा है, दाएं बाएं क्रॉस मल्टीप्लाई सब खत्म हो जाएगा और फटाफट से मान निकल जाएगा जब हम x y को गायब करेंगे। तो चलो पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं, 3x प्लस में 5y बराबर 7 आना चाहिए, तो रखो यहाँ पर 3 इंटू x का मान है जी 14/11, 5 इंटू वाई का मान है 7/11, तो 14 तिया 42/11 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 7/35/11, तो इसका कैलकुलेशन कीजिए तो 42/11 हो जाएगा, और यहाँ होगा 42 प्लस में 35, तो ये कितना हो गया 7 7 11 7 आ रहा है। तो देखिए यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, इसका मतलब सही है हमारा कैलकुलेशन, यानी कि x का मान सही निकला है। अगला चेक कर लीजिए, दूसरे क्वेश्चन पर रखिए और देखिए तो इतना आता है कि नहीं आता है। तो दूसरे पर रखिए 5x प्लस में 12y बराबर कितना आना चाहिए 14। तो चलिए रखते हैं 5 इंटू x का मान 14/11, 12 इंटू वाई का मान बोलिए, तो y का मान हमारे पास 7/11, कैलकुलेशन कर लीजिए तो 14 × 70/11, और यहाँ कितना हो रहा है जी 12 × 84/11, तो 11 एलसीएम हो गया 70 प्लस में 84, तो 70 84 कितना होता है, जोड़ दीजिए इसको, 4 7 7 14 1 15, 154/11, 11 से काटिए इसको, तो 11 से 11 एक बार में और 4 बार में 44,
तो देखिए तो 14 आ रहा है, 14 आ रहा है क्या RHS में? यस 14 आ रहा है। इसका मतलब ये x और y का दो ऐसा मान है, x और y ये ऐसा मान है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा, तो यही कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा कंपैरिजन मेथड होता है समाप्त। ये 3 सवाल बना लीजिएगा, बाकी सब सवाल एक ही जैसा बनेगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अब सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी सवाल को लेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और तीनों को बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आंसर आपके पास है ही कॉपी पर लिखा हुआ। चलिए तो सवाल वही है, बस क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, मेथड चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। हिंदी वाले चाहे तो लिख सकते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ऐसे उसमें लिखा हुआ मेथड जो मैंने 5 आपको बताया था उसमें नाम होगा ही आपका। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे इसको बनाना। सॉल्यूशन में यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पर दिख रहा है, तो चलिए इधर ही कवर कर लेते हैं, इधर ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे बोलिए। पहला इक्वेशन दिया गया, देखिए गिवन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को पकड़िए। गिवन इक्वेशन क्या हमारे पास है 2x और प्लस में कितना बोलिए 3y बराबर कितना बोलिए 19। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करना आपको, वैसे ही काम करना है, y का मान निकाल लेना, ठीक है, y का मान निकाल लेना। तो y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए तो y का मान निकालेंगे हम लोग 3y 19 माइनस में 2x, है ना। और y बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 19 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा। इसको मान लीजिए 1। अब कुछ नहीं करेंगे, ये वाला मान उठा के जो y का मान है, y का मान दूसरे समीकरण में ले जाके बैठा देंगे। मान लीजिए ये हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रुकिए 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 रुकिए, पहले दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए। गिवन इक्वेशन ऐसे लिखिए 2x प्लस में 3y बराबर 19। अभी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया पहला इक्वेशन और ये हो गया 3x प्लस में 4y। वही काम करेंगे बस हम तरीके से इसको लिख देते हैं। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये दोनों लिख लिया। अब सुनिए फ्रॉम 1 से आइए, फ्रॉम 1 1 नंबर इक्वेशन को पकड़िए। तो 2x प्लस 3y बराबर 19 है, यहाँ से y का मान निकाल लीजिए। तो 3y 19, 2x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2x। सो y का मान कितना होगा देखिए तो 19 और माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करेंगे, बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि पहला से y का मान निकाले हैं, पहला इक्वेशन से y का मान निकाले हैं और इस y का इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में बैठा देना ले जाके बस, और उसके बाद इसको कर लेना है सॉल्व, आपका काम हो जाएगा। देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूशन मेथड है चूँकि, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, कुछ भी लिख सकते हैं, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग या सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। याद रखेंगे 1 से निकाला है, 2 में ले जाकर उसको रख रहे हैं। तो 2 वाला इक्वेशन कितना देखिए तो 3x प्लस में 4y बराबर कितना है जी 26। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ मान बैठा दीजिए, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ चलिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए तो 3x प्लस में 4 इंटू वाई, तो y का मान तो इतना बड़ा है, ये है 19 माइनस में 2x डिवाइडेड बाई 3 और बराबर हो गया 26। अब इसको चलिए यहाँ के बाद यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने का काम आप लोग जानते हैं, एकदम आसान है। एक लाइन अगर यहीं पर हम लिख लें, यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पर दिख रहा है आपको 3x अब प्लस में ये 4 किससे गुना होगा बोलिए 4 इंटू, ऐसे करके लिख सकते हैं 9 माइनस में 2x और डिवाइडेड बाई 3 बराबर 26। चलिए अब इसको यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। कितना लिखा हुआ है 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 19 चौके कितना हो जाएगा 76, 19 चौके 76 और माइनस में 4 से गुना कीजिए, इसमें इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा जी 8, तो हो जाएगा 8x। और नीचे कितना हो गया बोलिए, नीचे हो गया 3 और बराबर हो गया 26। इसका ले लीजिए एलसीएम फट से, तो एलसीएम हो गया 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर जाएगा 3 तिया 9 और ये हो गया 76 माइनस में 8x बराबर 26। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या पहले ऊपर जोड़ लीजिए, तो 9x में से 8x घट जाएगा तो कितना बचेगा 1x बचेगा और ये 76 और नीचे हो गया 3 बराबर 26/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही पुराना कहानी, तो हो गया x प्लस 76 मल्टीप्लाई हुआ 1 से और 26 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो कितना हो गया देखिए तो x प्लस 76
और बराबर कितना हो गया 26 गुना 3, तो 6 3 18, 3 दूनी 6 1 78, यानी कि x बराबर कितना हो गया 78 माइनस 76, तो x बराबर हो गया 2। देखिए पिछले भी सवाल में हम लोग x का मान 2 ही निकाले थे, मेथड सिर्फ चेंज था, अभी सिर्फ हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड किए, x का मान वही निकला। अब कुछ नहीं, x का मान उठा के यहाँ ला के रख देना है, y का मान निकल जाएगा। फिर से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में, या इन इक्वेशन नंबर इसको a मान लो, a लिख दो, चूँकि 1 और 2 तो ऊपर है तो a लिख दीजिए। y बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, तो y बराबर हो गया 19 माइनस में 2x और डिवाइडेड बाय 3, सो 19 माइनस में 2 इंटू x का मान बोलिए। सब कुछ निकला हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आवाज़ पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 19 माइनस में 4 और नीचे हो गया 3, तो ये हो गया कितना 15/3, 3 बचे 15। सो x का मान कितना निकल गया बोलिए 2, और y का मान आ गया 5, और यही हो गया अपना आंसर, सॉल्यूशन। ठीक है, पिछले सवाल में यही सवाल था, बस मेथड चेंज था, x का मान 2 आया, y का मान 5 आया। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, चूँकि हम लोग चेक कर चुके हैं, ये दोनों मान इसको संतुष्ट करेगा, पहला को भी और दूसरा को भी। तो उम्मीद करते हैं ये वाला मेथड आपको समझ में आया होगा, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें कुछ वैल्यू को निकाल देते हैं y को, और दूसरे इक्वेशन में क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बैठा देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका दूसरा सवाल। मेथड सिर्फ चेंज कर रहे हैं, सवाल वही है, जो 3 सवाल अभी हम लोग पिछले मेथड में डिस्कस किए थे, वही तीनों सवाल को इस मेथड से बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, क्वेश्चन बदल दिया, मेथड हमारे पास दूसरा चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर ये होगा 2। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले इसी दोनों इक्वेशन को लिख लीजिएगा। गिवन इक्वेशंस क्या दिया गया है उसको लिख लीजिए। 7x माइनस में 2y बराबर 8 पहला इक्वेशन है, और ये है 3x प्लस में 4y बराबर 18, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब कुछ नहीं करना, पहला इक्वेशन से y का मान निकाल के दूसरे में बैठा देना है, बस। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही हुआ। 9 फ्रॉम 1 से आइए, फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 पकड़िए। तो फ्रॉम 1 क्या हमारे पास 7x माइनस में 2y बराबर 8 है, तो हमको यहाँ से y निकालना है, तो y निकाल लीजिए। माइनस 2y बराबर कितना होगा 18, और माइनस में 7x, तो y बराबर कितना हो जाएगा देखिए, तो माइनस में, चलो ऐसे लिख लेते हैं 18 माइनस में 7x डिवाइडेड बाय -2। इस माइनस को ऊपर भी लगा सकते हैं, थोड़ा सीधा हो जाएगा, तो माइनस ऊपर लगा दिया, 18 माइनस में 7x डिवाइडेड बाई 2। सो y का मान कितना हो गया, माइनस से गुना कर दीजिए, तो -18 और प्लस में 7x डिवाइडेड बाई 2। तो और थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, इसको 7x को पहले लिख दो, y बराबर 7x माइनस में 18 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो y का मान निकला है इसको उठा के दूसरे इक्वेशन में बैठा दीजिए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ या पुटिंग द वैल्यू, जो चाहें आप वो लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में बैठा दीजिए। तो 2 हमारे पास क्या देखिए 3x प्लस में 4y बराबर में है 18, बस इसमें बैठाना है, दाएं बाएं करना और कुछ नहीं। तो चलिए 3x रह जाएगा प्लस में 4 इंटू y का मान ये हो गया 7x माइनस में 18 डिवाइडेड बाय, मिस हो गया, ज़रा सा यहाँ ध्यान दिया जाए, एक मिस्टेक हो गया जी। यहाँ पर था 8, मैंने इसको 18 लिख दिया मिस्टेक से, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ सुधार देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर भी हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। देखा आपने, यहाँ पर असल में 8 था, जो मैंने उसको 18 लिख दिया था। चलिए सुधार दिया मैंने उसको, और नीचे कितना है, नीचे तो 2 ही है, नीचे एज इट इज़ बैठा हुआ है, मल्टीप्लाई अब बराबर हो गया 18। तो देखो तो क्या हो जाएगा 3x, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा कीजिए 4 को 2 से काट दीजिए, 2 से ये तो कट जाएगा 2 बार में, तो 2 इंटू हो गया 7x माइनस में 8 बराबर 18। तो सीधा हो गया इक्वेशन, कोई एलसीएम के झमेला में नहीं बचा। 7 दूनी 14x माइनस में कितना हो जाएगी 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये हो गया 18। तो हमको निकालना है x का मान, तो 14 और 3, ठीक है, तो 14 और 3 कितना हो गया जी 17x, और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 और प्लस में 16। तो 18 प्लस में 16 कितना हो जाएगा देखिए, तो 1 मिनट रुक जाइए।
हाँ जी ठीक ही चल रहा है। तो 17x बराबर कितना हो जाएगा 18 और 24, 18 24 कितना हो गया 8 6 14 और 2 1 3 34 हो गया। तो x का मान कितना हो गया बोलिए तो 34/17। तो 17 दूनी कितना कट गया जी 34। तो x का मान कितना निकल गया 2। अब x का मान निकल गया तो x का मान किसी भी इक्वेशन में बैठा दो। फिर से लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें बैठा सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या इसमें बैठाओ ए में बैठाओ, ए में जो ए माने 1 हमारे पास ये है, इसमें बैठा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे बैठा दीजिए जो कि y का मान निकला हुआ है। y का मान सीधा फॉर्म है 7x माइनस में 8 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 इंटू एक्स का मान बोलिए 2 निकाला हम लोगों ने इतना मेहनत से, 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 दूनी 14 हो गया, माइनस में 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा जी 6/2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3। सो एक्स का मान 2 निकला और वाई का मान 3 निकला। यही हो गया इसका सॉल्यूशन आंसर। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इसको सीखने में। ये था प्रतिस्थापन विधि। एक सवाल और इसका देख लेते हैं, नंबर 3। तो ज़रा सा हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सवाल मैंने बोर्ड पर लिख लिया, आपको दिख रहा होगा। सेम वही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। कभी कभी लिखा रहता है हल करें सॉल्व इट, इतना ही सा लिखा रहेगा। और मेथड अगर नहीं लिखा हुआ तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। सॉल्व इट अभी हम लोग एक पर्टिकुलर मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसी से अभी सॉल्व करना हम लोग सीख रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, गिवन इक्वेशन क्या क्या दिया गया ज़रा सा उसको लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस में 5y बराबर 7, पहला इक्वेशन है जी। और दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस में 12y बराबर 14, ये दूसरा इक्वेशन है। तो स्टार्ट कीजिए फ्रॉम 1 से। क्या करते हैं यहाँ पर, पहले एक नंबर से y निकाल लेंगे, y का मान उठा के बैठा देंगे दूसरे इक्वेशन में। तो यहाँ से y निकाल लीजिए। फ्रॉम 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस में 5y बराबर 7। सो 5y बराबर कितना होगा 7 माइनस में 3x। इसका मतलब y बराबर हो जाएगा 7 माइनस में 3x डिवाइडेड बाई 5। अब ये क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में बैठा दीजिए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ जो भी लिखते हैं, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो 1 हमारे पास है 5x प्लस 1 में नहीं, 1 से निकाल के 2 में रखना है। तो 2 में रखिए 5x प्लस 12y बराबर 14। सो 5x अपने जगह पर रह जाएगा, 12 इंटू वाई की जगह पर यह मान कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 7 माइनस में 3x डिवाइडेड बाई 5 बराबर में 14। सही है, आगे बढ़िए। तो 5 हमारे पास यहाँ रह गया, 5x प्लस 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ये सब बच्चा वाला काम है जो आप 7वां 8वां में गुना वगैरह किए होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम वगैरह, वही सब काम यहाँ चल रहा है। तो देखिए तो यहाँ हो गया 5x प्लस में ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 सती 84 है ना जी, माइनस में 12 तिया 36x, नीचे हो गया 5 बराबर में 14। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो एलसीएम में आ जाएगा 5। सही है, एलसीएम में आ गया 5, तो यहाँ हो गया 25x प्लस में 84। प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस है तो हम लोग ब्रैकेट यूज़ करते हैं, फिलहाल के लिए प्लस है कोई दिक्कत नहीं। 25x और में से 36x घटेगा, कितना बचेगा जी, तो माइनस में 11x और प्लस में 84 डिवाइडेड बाय 5 बराबर 14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 11, ये है 1 से गुना कीजिए इधर, तो माइनस 11x प्लस में 84 बराबर 14 गुना 5, तो माइनस 11x बराबर कितना हो गया, इधर देखिए तो प्लस में 84, 14 25 कितना हो गया जी 70 हो गया। सो माइनस 11x बराबर कितना हो गया 70 और माइनस में 84। तो 84 में अगर हम घटा देंगे 70 को तो कितना होगा जी, माइनस में 14 होगा, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो x बराबर 14/11, यहाँ दिख रहा है आपको 14/11। ये सब इक्वेशन आप लोगों को आता है, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार आपको सिखा रहे हैं। और दाएं बाएं करना आपको उम्मीद करते हैं आता होगा, 9 से आप पढ़ के 10th में आए हैं तो नॉर्मल सी बात है, इतना से जान रहे होंगे। सो x का मान ये हो गया, तो x का मान क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसी में रख दो, या x का मान समीकरण a में रख दो, हिंदी में लिख दें क्या थोड़ा सा इसको, x का मान समीकरण पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर a में रख दीजिए, बस और कुछ नहीं है। तो a हमारे पास ये है, y बराबर 7 माइनस में 3x डिवाइडेड बाय 5,
तो 7 माइनस में 3 इंटू एक्स। एक्स का मान कितना हो गया देखिए, एक्स हो गया 14/11, 14/11 डिवाइडेड बाय 5। तो 7 माइनस ऊपर हो गया 14 तिया 42 माइनस 11 नीचे हो गया 5। ये सब कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता ही होगा, उम्मीद करते हैं आ ही रहा है। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 77 माइनस एलसीएम में कितना आएगा 11, 77 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 5, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 77 में से 42 घटेगा कितना आएगा जी 5 एंड 3 35, 11 और ये हो गया 5/1, तो ये हो गया 35/11 और 1/5। 5 से काट दीजिए तो 7 बार में 7 ऊपर 11 नीचे, तो ये हो गया y का मान। तो x और y का मान निकाल चुके हैं हम लोग। सो x का मान कितना हो गया बोलिए, सबसे पहले x का मान हो गया 14/11, देखिए पिछले मेथड में भी यही आया होगा, और y का मान हो गया है 7/11, और यही हमारा हो गया सॉल्यूशन। x और y का वो मान जो इसको संतुष्ट कर दे वही कहलाता है सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब हमारे पास स्टार्ट हो रहा है तीसरा मेथड, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, और सबसे आसान मेथड और सबसे इंटरेस्टिंग मेथड यही है। तो 3 सवाल अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको देखिएगा, बताएंगे एलिमिनेशन मेथड से, और आपको सबसे अच्छा लगेगा बनाने में और सबसे जल्दी रिजल्ट देने वाला है, खट से आंसर निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड में। अब देखिए एग्ज़ाम में अगर आपके पास सवाल आता है और सिर्फ कहता है इसको हल करें, सॉल्व इट, ठीक है, लिखा रहेगा सॉल्व इट, हल करें, इतना ही सा लिखा रहेगा। अगर सिर्फ इतना सा लिखा है तो यही वाला मेथड यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि सबसे फास्ट और सबसे करेक्ट जवाब आपको यहीं से मिलेगा। एक्यूरेसी भी इसमें ज़्यादा होता है, गलत होने का चांस यहाँ पर कम होता है, क्योंकि कैलकुलेशन कम है। ठीक है, तो देखिए इस मेथड में क्या करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन इक्वेशन दिया, इसको उतार लेंगे। गिवन इक्वेशन क्या क्या दिया गया है, तो 2x प्लस में 3y, वही सवाल है, बस मेथड हमने चेंज किया, आंसर देखिए वही आएगा। 3 ही सवाल हम लोग डिस्कस करें ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस हो। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब एलिमिनेशन मेथड जैसा इसका नाम है, लुप्तीकरण विधि, मतलब कि एक x को या y को एलिमिनेट करना, लुप्त करना है, गायब करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे या तो x को गायब करेंगे या तो y को गायब करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर y को गायब करते हैं। y कैसे गायब होगा, कैसे एलिमिनेट होगा, तो देखिए y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ वाकई y का कोफिशिएंट कितना 4 है, तो कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ही इक्वेशन में क्योंकि y का कोफिशिएंट बराबर हो जाए, मतलब यहाँ भी वही नंबर आ जाए, यहाँ भी सेम नंबर आ जाए। पहले इक्वेशन में किस चीज़ से गुना किया जाए और दूसरे इक्वेशन में किस चीज़ से गुना किया जाए कि दोनों में ही y का कोफिशिएंट बराबर हो जाए, इसी को बोलते हैं हम लोग। उसके बाद दोनों को कैंसिल करेंगे। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो सर ये हो जाएगा 4 चौके 4 तिया 12, और इसमें गुना कर दीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा सर 3 चौके 12, दोनों 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा तो एक तो गायब हो जाएगा, खट से माइनस कर देंगे, एक साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद खट से x का मान निकल जाएगा। तो चलिए जब ये गुना करते हैं ना 4 से, तो सारे इक्वेशन में गुना होगा, सारे इक्वेशन के हर टर्म में, और 3 से गुना करेंगे तो हर टर्म में। तो इसको इस बात को लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय कितना से 4 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय कितना से 3 से, इस बात को लिख देंगे। अब 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 4 दूनी 8x, ये गुना होगा 4 से तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12x 12y, इसको गुना करेंगे 4 से तो 19 चौके कितना हो जाएगा 76, और इसको गुना करेंगे 3 से तो 3 तिया कितना हो जाएगा बताइए 9x, इसको गुना करेंगे 3 से तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12y, इसको गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा जी 6 तिया 18, 3 दूनी 6 1 78 हो जाएगा 78। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अगर यहाँ पर +12 यहाँ पर -12 होता तो कट जाता ना, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे SUB, घटाने पर। क्योंकि अगर दोनों में प्लस माइनस साइन रहता तो ऐडिंग करने पर काम चल जाता, लेकिन हमको यहाँ पर से एक को एलिमिनेट करना, तो उसके लिए यहाँ पर -12 होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ -12 करेंगे तो सब जगह साइन चेंज होगा। जैसे सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो +12 -12 हो गया कैंसिल, और इधर कितना हो गया देखिए तो 8x में से 9x घटेगा। अब ये वाला साइन इसका काम करेगा, 8x में से 9x घटेगा तो कितना होगा माइनस में x, और यहाँ देखो तो 78 में से 76 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2। यहाँ तो आप जानिए रहे हैं, प्लस में ये दोनों कट के तो 0 हो गया, चाहो तो लिखना लिख सकते हो। यहाँ कितना हो गया घट के बोलिए माइनस में 2, यानी कि -x बराबर -2। दिख रहा है, रेड से दिख रहा है आपको।
चलिए नहीं दिख रहा तो यहाँ देखिए, ये दोनों घट के हो गया -x, अब प्लस में ये दोनों कट के हो गया जी 0। नॉर्मली हम लोग 0 लिखते नहीं हैं, नॉर्मली 0 लिखते नहीं हैं। और ये हो गया आपका -2, तो हो गया -x बराबर -2, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, सो x बराबर हो गया 2। देखिए कितना जल्दी फास्ट जवाब निकल गया है, एक ही लाइन में खेल ख़त्म। अब कुछ नहीं करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x देखेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, किसी भी क्वेश्चन में x का मान बैठा दीजिए, y का मान कट से निकल जाएगा। 2x प्लस में 3y पहले ही क्वेश्चन में लिख देते हैं बराबर 19 है। तो चलिए 2 इंटू x का मान कितना निकालें, 2 निकालें, 2 बैठा दीजिए यहाँ पर, 2 3 इंटू y बराबर 19। सो ये हो गया 4 प्लस में 3y बराबर 19। सो 3y बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस 4, तो 3y बराबर कितना हो गया जी 15। तो y बराबर कितना हो गया 15/3, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15, यानी कि y का मान 5, यानी कि x का मान 2 हो गया और y का मान कितना हो गया 5। पिछले भी सवाल में यही निकाले थे हम लोग, x का मान 2 और y का मान 5। ये हो गया अपना आंसर। इजी है, आपको बस यही करना है, कॉफिशिएंट बराबर करना है y का या x का, किसी एक को गायब करना हमको। तो हमने यहाँ पर क्या किया, y का कॉफिशिएंट यहाँ भी 12 बनाया, यहाँ भी 12 बनाया, तो उसके लिए क्या किया, इसको 4 से गुना, इसको 3 से गुना। और याद रखेंगे जब किसी क्वेश्चन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 सारे ही क्वेश्चन में गुना होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ये 3 इससे भी, इससे भी, इससे भी। और हम लोग टारगेट में रखेंगे इसको बराबर करना है, ठीक है, बस यहाँ बराबर, बाकी कहीं कुछ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गुना होगा तो सबसे गुना होगा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, 2-3 सवाल में आपको अच्छे से पकड़ में आने लगेगा ये मेथड। चलिए अब तक हम सवाल लिखते हैं, आप इसको उतार लीजिए। देखिए आपके सामने फिर से एक सवाल है, ये एलिमिनेशन मेथड का दूसरा सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 2। अगर कुछ नहीं कहेगा सॉल्व इट सिर्फ, तो आप इसी मेथड का यूज़ कीजिएगा, सबसे सिंपल मेथड होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, गिवन इक्वेशंस दिया गया इक्वेशन क्या हमारे पास, 7x माइनस में 2y बराबर 8 है, ये पहला इक्वेशन है। और ये हमारे पास 3x प्लस में 4y बराबर 18, ये दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ से x को या तो y को एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ऑलरेडी प्लस माइनस के पास है ही, यानी कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। सिर्फ हमको इन दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या गुना किया जाए दोनों में कि दोनों ही बराबर हो जाता है। आप बोलिएगा सर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ऐसा कीजिए ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 बन जाएगा। और यहाँ सर 4 पहले से है तो 1 से गुना कर दीजिए। इस बात को यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय कितना से, 2 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 से। हिंदी में लिखना चाहता है ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर। हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में आप चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तो आप 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी सब जगह, तो गुना कीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14x। यहाँ गुना कीजिए माइनस में 2 दूनी 4y, यहाँ 2 से गुना कीजिए 8 दूनी 16 हो जाएगा। 1 से गुना कीजिए नो चेंज तो 3x, 1 से गुना कीजिए नो चेंज तो प्लस में 4y, 1 से गुना कीजिए 18। अब यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑलरेडी पहले से -4y प्लस 4y है ही, तो यहाँ पर हम लोग सीधा करेंगे एडिंग, यानी कि जोड़ने पर। जैसे जोड़ेंगे तो ये दोनों टर्म कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 14 और 3 कितना हो जाएगा बोलिए 17x। इधर तो हो गया 0, और ये कितना हो गया देखिए तो 16 और 18 मूल्य के हो गया 34, यानी कि 17x बराबर 34। तो x बराबर कितना हो गया 34/17, तो 17 दूनी कितना कट के हो गया जी 34। तो x का मान कितना निकल के आ गया 2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, खट से x का मान निकल गया। अब कुछ नहीं, x का मान किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। किसी में भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, चलो हम 1 ही में रख देते हैं। लिखेंगे x का मान, समीकरण दूसरे कलर से लिख देते हैं इसको, इंग्लिश वाला जो है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। चलिए तो समीकरण 1 हमारे पास कौन है, यहाँ पर उतारिए इसको, 7x माइनस में 2y बराबर कितना है जी 8। तो 7 लिखेंगे मल्टीप्लाई x लिखेंगे, x का मान कितना निकाले, देखिए यहाँ पर x का मान है 2, तो यहाँ लिख दिया 2 माइनस 2 इंटू वाई बराबर कितना हो गया 8।
तो देखिए तो ये हो गया 14 माइनस में 2y बराबर हो गया 8। सो माइनस में 2y बराबर कितना हो गया जी 8। अब माइनस उधर जाके 14, यानी कि माइनस में 2y बराबर कितना आ गया। देखिए तो ये घट जाएगा, तो 4 इधर माइनस में 6 हो जाएगा। तो माइनस में 6 हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा -6/-2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 2 तिया 6, यानी कि 3 बार में कैंसिल 3 आ जाएगा। सो x का मान कितना निकल गया बोलिए, x का मान 2 और y का मान 3। फाइनली हम लोग लिखेंगे इसलिए x बराबर 2 एंड y बराबर 3। यही हो गया इसका सॉल्यूशन, ये हो गया इसका आंसर। बात समझ में आई। अब देखते हैं लास्ट सवाल, आज के लिए आखिरी सवाल। तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से, इसको उतार लीजिए। और जो सवाल अभी मैंने बताया है, 3 सवाल मैंने बताया है तीनों मेथड से, है ना। तो उसको आप एक एक करके अच्छे से समझ लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही सवाल घूम फिर के यही प्रोसेस आपका बार बार रिपीट होगा आएगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, बस लगभग आपका ये फिनिश हो रहा है टॉपिक। एक सवाल और देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन दिया गया है तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन, और सॉल्व करने का रहा है एलिमिनेशन मेथड से। अगर कुछ भी नहीं कहा जाए तो यही मेथड यूज़ कीजिएगा, गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। तो क्या लिखा हुआ हमारे पास 3x प्लस में 5y बराबर 7 एंड 5x प्लस में 12y बराबर 14। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपको देखना है गायब किसको करना है। देखिए तो x को, अगर y को गायब करेंगे तो यहाँ पर हमको बराबर बनाना होगा। 60-60 बना सकते हैं, 12×5 = 60, और यहाँ 60 बना सकते हैं। इसमें 12 से, इसमें 5 से गुना करके। उसके साथ साथ अगर आप देखिएगा सर छोटा नंबर यहाँ पर भी 3 और 5, इसको भी तो बराबर कर सकते हैं। तो इस बार करते हैं x को ही बराबर करते हैं, इसमें 5 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 से कर देते हैं। तो 5 तिया 15 और 3 5 कितना हो जाएगा 15। तो थोड़ा सा नंबर छोटा हो जाएगा, वरना इसमें 12 से गुना करना होगा, इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा छोटे नंबर से x को ही काटते हैं इस बार। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इस बात को लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर बाय 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय कितना से 3 से। इस बात को हिंदी में भी आप लिख ही सकते हैं आराम से। 5 से गुना कीजिए तो 5 तिया 15x, 5 से गुना कीजिए तो 5 25y। किसी को भी काट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा y कटेगा। आपको मन करे x को भी कैंसिल कर सकते हैं, एलिमिनेट करना है, गायब करना है। 5 7 कितना हो गया 35। गुना कीजिए इसको 3 से तो 3 5 15x हो गया। इसको गुना कीजिए तो 12 तिया 36y हो गया। इसको गुना कीजिए तो 14 दूनी 14 तिया 42, 42 हो गया। चलिए जी, तो इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सर 15x दोनों प्लस में है, तो हमको यहाँ पर एक साइन निगेटिव चाहिए हटाने के लिए। तो लिखेंगे हटाने पर SUB, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग। तो ये होगा माइनस, ये होगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। प्लस वाले को चेंज करें माइनस में, और जो माइनस होता है उसको प्लस में कर देते। इत्तेफाक से तीनों प्लस ही है तो तीनों का साइन हो गया माइनस। तो ये कट के हो गया 0, और यहाँ पर देखिए 36 में से 25 घटेगा। तो 36 में से 25 घटेगा तो -36 हो जाएगा, चूँकि 36 बड़ा है। और ये हो जाएगा 11 1, और यहाँ होगा 1 1 1 11y बराबर, यहाँ कितना देखें तो 42 में से 35 घटेगा। तो 42 में से अगर 35 घटाएंगे, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा 42 में से 35 घटाएंगे तो 2 इधर गया 5 गया 7, और इधर कितना हो जाएगा जी ओनली 7, यानी कि -7, यानी कि -11y बराबर -7। तो y बराबर कितना हो गया -7/11, -11 माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। सो y का मान कितना हो गया 7/11। देखिए कितना आसानी से निकल गया, कितना जल्दी निकल गया। मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। अब कुछ नहीं, इसका मान उठा के किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, पहले ही में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर कितना 7/11 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो 1 हमारे पास कितना 3x प्लस में 5y बराबर कितना है 7। तो 3 इंटू एक्स का मान अभी जस्ट y निकला है, तो x रह जाएगा ऐसे ही, और प्लस 5 इंटू y की जगह कितना बैठेगा 7/11 बराबर में 7 हो गया। तो देखो तो 3x बराबर कितना हो गया 7 5 35 11 बराबर 7। x का मान हमको निकालना, तो x इधर रखेंगे, बाकी सबको हटाएंगे यहाँ से। तो 7 के बगल में जाके उधर घट जाएगा 35/11। तो 3x बराबर कितना होगा 11, इसका LCM ये हो गया 77 माइनस 35। तो 77 में 35 घटेगा तो कितना बचेगा जी 2, और यहाँ बचेगा 4, और नीचे हो गया 11। सो x बराबर कितना हो गया 42/11 और डिवाइडेड बाय
3, 3 से काट दीजिए तो 14 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान फाइनली कितना आ जाएगा, x का मान आ गया 14/11। पिछले बार भी यही जवाब आया था, ज़रा चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसलिए x बराबर आ गया हमारे पास 7/11 एंड y बराबर हमारे पास आ गया 14/11 और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी और ये मेथड भी अच्छे से पकड़ में आ गया होगा। और लुप्तीकरण विधि से बहुत सारा सवाल बनता है अलग अलग टाइप का, तो इसका एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें लुप्तीकरण विधि से अच्छे अच्छे सवाल सबको बनाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जब तक पहले आप इसका बेसिक क्लियर कर लीजिए, कंसेप्ट ज़रा से इस पर बना लीजिए, फिर इसका जब अच्छा सवाल बताएंगे तब आपको काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ इसमें आप सीखिएगा। इस एक्सरसाइज का आगे भी अगले एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा, जैसे AP वगैरह में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में जब सॉल्व करना होगा, x y का मान निकालना, x का मान निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म निकालना होगा, तो वहाँ पर भी इसका अच्छा खासा यूज़ होता है। किस मेथड का, एलिमिनेशन मेथड का। तो ये मेथड आपको ध्यान से और पूरे अच्छे तरह से सीखना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। तो आज मैंने जो है आपको लगभग बेसिक कवर करवा दिया है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का, जिनका क्लास छूटा हुआ था उनका लगभग कवर हो चुका है और उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ आपने नया सीखा होगा। 3 मेथड हम लोगों ने डिटेल में सीखा है। इसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा और रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड आएगा, तो उसका 2 वीडियो अलग से आपको हम सेंड करेंगे। तो इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और अगर कोई डाउट हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लास में डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। और अगर मान लिया आप ऑनलाइन ही हमको देख रहे हैं, क्लासरूम में हमसे नहीं पढ़ते हैं, ऑनलाइन आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट में भी आप कह सकते हैं। अगर मान लिया कहीं पर हमसे मिस्टेक हो गया होगा बताने में, तो वो भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो गया है, तो वो भी हम सुधार देंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा समझाते, इस तरह से बताते तो और बेहतर होता है, तो अच्छा एडवाइस भी आप हमको दे सकते हैं, हम ज़रूर उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।